mathematical formulation of superposition principle, we must introduce a further assumption that by superimposing a state with itself, we cannot form a new state, but only the original state over again. समझ तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी रिपीट करेंगे क्योंकि अब इतना दिन पढ़ने के बाद तुम लोग का सेंटेंस समझने का पावर भी बढ़ा है. क्या बोला गया? दैट इफ यू हैव अ स्टेट psi1 और psi1 के साथ अगर psi1 ही सुपर इम्पोज कर रहा है, हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, लेकिन बोल रहा है कि अगर दो सेम स्टेट सुपर इम्पोज करता है तो कोई नया स्टेट नहीं बनेगा, फिर वही स्टेट मिलेगा जिसका सुपरपोजिशन हुआ था. इज इट ओके? नाउ दिस प्रॉपर्टी of ket vectors is different from the vector in Euclidean space. Suppose you have a vector A in Euclidean space and you have another vector A in Euclidean space. You will not get the same vector. Vector A, another vector A, when they are added, you get a vector which has the same magnitude but twice the magnitude, which has the same direction, but twice the magnitude. यूक्लिडियन स्पेस में दो सेम वेक्टर ऐड करते थे तो एक ऐसा वेक्टर बनता था जिसका डायरेक्शन तो वही होता था जो दोनों का है, लेकिन मैग्नीट्यूड डबल होता था. लेकिन यहां ऐसा नहीं है. एक स्टेट psi1 और वही स्टेट psi1 अगर सुपर इम्पोज करता है, कोई नया स्टेट नहीं बनेगा, फिर वही स्टेट आएगा जो पहले था. तो क्या हम ऐसा बोले कि लीनियर वेक्टर स्पेस में किसी वेक्टर को सिर्फ एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देने से वेक्टर चेंज नहीं होता है? ये सब सेम वेक्टर है. 1 psi, 2 psi, 3 psi, 4 psi, सब सेम ही वेक्टर है. मतलब ये सब का सब सेम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. अगर ये ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ये भी ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है. दिस इज ऑल्सो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. दिस इज ऑल्सो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. Simply multiplying a factor does not change the vector. Yes, reply. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, थोड़ा और कुछ बता पाओगे मेरे इस बात को बोलने के बाद? इससे और कुछ कंक्लूजन सोच पा रहे हैं? और कुछ इससे सोच पा रहे हैं? देखिए तो हम इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं. सुनना ध्यान से, बोलना ठीक हुआ कि नहीं. क्या ये सब सेम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है? Yes, sir. तो ऐसा बोले हम कि लीनियर वेक्टर स्पेस में वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन ही मीनिंगफुल है, उसका मैग्नीट्यूड का कोई मीनिंग नहीं है. काहे कि 1 psi, 2 psi, 3 psi पुराने हिसाब से भी जाओगे तो अगर ये सब वेक्टर्स है तो इजंट इट कि इन सब का डायरेक्शन सेम होगा? अलग क्या है उनका? मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन सेम है, फिर भी वो अलग अलग वेक्टर नहीं है. यानी वेक्टर स्पेस में वेक्टर का डायरेक्शन ही है जो मीनिंगफुल है, मैग्नीट्यूड कोई मीनिंग नहीं रखता है. समझ पाए?
Yes, sir. आज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तुरंत सीखेगा, हम पहले कभी बोले थे लेकिन आज अच्छा समझोगे। यही रीजन था कि हम लोग हमेशा ना किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी करते थे। हम आपको एक दो बार बोलते थे, याद करो, कि हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना। नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी माने क्या बोले थे? यूनिट वेक्टर। तो क्यों यूनिट वेक्टर? अरे भाई, जब वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मतलब ही नहीं है तो फालतू 2 3 क्यों जाएंगे? हम क्यों नहीं यूनिट वेक्टर से काम करें? मेरा कैलकुलेशन इजी होगा और फिजिक्स नहीं बदलेगा। ठीक बोले? यस सर। यस, इसीलिए हम लोग हमेशा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन खोजते थे। Normalized wave function means normalized kate means a unit vector, because that magnitude of the vector doesn't make any sense. If the magnitude of the vector doesn't make sense, it is only the direction that will make sense. Why not to work with unit vectors? It will be convenient for me. Yeah. Yes, this point. To proceed with the mathematical formulation of superposition principle, we must introduce a further assumption that, very important, that by superposing a state itself, we cannot form a new state, but only the original state over again. A1 psi 1 plus A2 psi 2 से, अच्छा नहीं, अभी इस पर जाने का जरूरत नहीं है। साई 1 साई 2 लिख दिया, ऐसा होना नहीं था। ठीक है, हम आपने जो समझा वो उस पर ध्यान दीजिए। इसको ये लिखने में 1 2 बन गया, ऐसा करना नहीं था, दोनों को सेम स्टेट लिखना था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। दस a state is specified by the direction of k vector and any length one may assign to the k vector is irrelevant. देखो तो तुरंत समझ में आ जाएगा क्या लिखा गया। बोलो, एकदम इंस्टेंट समझ में आ जाना चाहिए। Isn't it? एट का फर्स्ट लाइन यस सर। सेम ही है। Thus a state is specified that by the direction of k vector only and the magnitude doesn't matters. लेंथ वर्ड क्यों यूज किए? नॉर्मल वेक्टर में क्या करते थे? ए दिखाना है तो कोई लेंथ बना के ए दिखा दिए, और 2a दिखाना है कोई स्केल लेके तो नहीं बनाते थे, लेकिन इससे बड़ा एरो बना देते थे, सिर्फ ये पिक्चराइज करने के लिए कि हाँ ये उससे बड़ा मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। ये वाला लाइन अगेन थोड़ा बाद में समझाएंगे, दैट नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन साई एंड माइनस साइन, इसको बाद में समझाएंगे। अभी ये वाला लाइन को हम लोग अभी फिर छोड़ रहे हैं, एक दो हम ये वाला आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसा मत सोचना कि इसको हटा दिया और उसके बाद नहीं आएगा, हम आपको शेयर कर देंगे, तुम्हारे पास रहेगा, तुम मार्क करके रखना कि हम कौन सा लाइन अभी नहीं बताए, थोड़ा पढ़ लेंगे तो उसको फिर डिस्कस करेंगे। सेकेंड लाइन, all the states of a dynamical system are in one-to-one correspondence with all possible direction of a kit vector. क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन मीनिंगफुल है, तो हर वेक्टर जो एक अलग डायरेक्शन में है वो एक स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हर वो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में है उस सब वेक्टर एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। एग्री? Yes, sir. Ninth point. In classical mechanics,
a state of rest is possible, but there does not exist any corresponding state for quantum system. The zero ket correspond to no state at all. क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल किसी पॉइंट पर रेस्ट में है, यानी उसका टोटल एनर्जी जीरो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा होता नहीं है कि कोई पार्टिकल एकदम एब्सोल्यूट रेस्ट में है और उसका एनर्जी जीरो है। कुछ न कुछ एनर्जी रहता है। जब सिस्टम मिनिमम या लोएस्ट स्टेट में भी रहता है तो भी उसको कुछ ना कुछ एनर्जी रहता है। इसलिए जीरो केट बोल के कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये लास्ट वाला लाइन प्योर मैथमेटिकल है। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू केट्स psi1 and psi2 represent another ket psi, a1 psi1 plus a2 psi2 is psi। ये तो बोल के ही आ रहे हैं। अब क्या बोल रहा है देखो, if these two coefficients are multiplied by the same factor, कोफिशिएंट्स कौन कौन, a1 psi1, तो a1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और कह रहा है कि a2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से ही। तो ये जो स्टेट है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बोलिए समझाना है कि समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये 2 कॉमन निकाल दोगे तो पुराना वाला वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये तो बोल के ही आए थे भाई कि साई 2 साई 3 साई सब बराबर है वेक्टर है ना। तो इस तरह के किसी इक्वेशन में ये कोफिशिएंट जितना से मल्टीप्लाई हुआ ई भी उतना ही से मल्टीप्लाई हो तो फिर इस स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्री? थोड़ा बात समझ में आया? हाँ, A1 और A2 कोफिशिएंट की है। नहीं, A1 A2 के बीच में A1 A2 का भी बात ही नहीं कर रहे हैं। बोल रहा है कि इस कोफिशिएंट को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और इस कोफिशिएंट को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम स्टेट आएगा ही ना। लाइक यू हैव केट साई विच इज बेसिकली A1 psi1 प्लस A2 psi2। मान लो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कॉमन आ गया, तो फिर आपके पास बचेगा A1 psi1 plus A2 psi2। Now this A1 psi1 plus A2 psi2 is ket psi. So isn't it that psi and 2 psi are the same state? Yes, sir. यही बोला। नहीं, मीनिंगलेस क्यों हो रहा है? जैसे A1, हाँ ये तुम बोल सकते हो कि psi1 जिस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है A1 psi1 भी तो वही स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर A1 मल्टीप्लाई करने ही की क्या जरूरत है? यही ना क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए कैरी करिए, समझाते हैं अभी आगे। इसका भी मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं तो उससे क्लैरिटी आएगा कि ये कोफिशिएंट का हमको क्यों जरूरत है। स्केलर कोफिशिएंट का बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट A1 A2 आर बेसिकली स्केलर। छोटा सा चीज और एक बताएंगे, ये जो नाम है केट ये क्यों आ रहा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, अभी है इसके बाद और स्टोरी। देखिए हमने अभी आपको क्या समझाया उसको एक बार सोचो। इट इज समथिंग ना कि हम आपको, जैसे मान लो 11th क्लास में तुम वेक्टर पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? तुमको पढ़ाता है कि व्हाट आर स्केलर्स, व्हाट आर वेक्टर्स, फिर समझा दिया कि वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैज डायरेक्शन एंड दे ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन।
फिर तुमको ये भी समझाया कि ये वेक्टर जो है ना, स्केलर के जैसा थोड़ा बहुत तो गुण रखता है, लेकिन पूरा पूरी स्केलर नहीं है, उससे थोड़ा अलग भी है। इसको हम नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते हैं, इसको हम नॉर्मली सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, लाइक स्केलर्स। इसका अपना मेथड्स है, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का। देन व्हाट वी डू, हम लोग आपको यहां सिखा देते हैं कि हाउ टू ऐड वेक्टर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स, हाउ टू सब्सट्रैक्ट वेक्टर्स, ये सिखा देते हैं। जब तुम सीख के इसका मैथमेटिकल हैंडलिंग रेडी हो जाता है, फिर हम लोग आपको समझाते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑल दीज आर वेक्टर्स एंड दे विल ओबे दीज रूल्स फॉर देयर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। सीक्वेंस समझ आया? हमने आपको समझाया कि वेक्टर स्पेस में हम लोग psi1, psi2, psi3 इन सबको यूज करेंगे एज वेक्टर्स। फिर ये भी बोल दिए कि ये लेकिन कॉमन वेक्टर के जैसा वेक्टर नहीं है, उससे थोड़ा अलग है। तो फिर हमको इन वेक्टर्स का मैथमेटिकल हैंडलिंग सिखाना होगा कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये सीख लेंगे तब ना हम उसको क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई करेंगे। बोलो, लॉजिक समझ आया? यस सर। यस सर। तो इसके बाद का पढ़ाई यही है कि इन वेक्टर्स का मैथमेटिकल हैंडलिंग कैसे होगा। ये करा लेंगे तो बाकी चीज हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। हमको खाली ये फेमिलियरिटी चाहिए दैट हाउ डू वी यूज दिस वेक्टर्स। गॉट दिस? यस सर। जस्ट लेट मी टेक वन मोर पेज। हम खाली एक पॉइंट और समझाएंगे, हम एक ही दिन में आपको सारा चीज बता के बर्डन नहीं देंगे, लेकिन एक खाली आज के साथ कॉन्टेक्स्ट में वो मैच खाएगा, इसलिए उसको दे रहे हैं। इसमें बहुत सारा पॉइंट है, यू कैन सी देयर आर सो मेनी पॉइंट्स रिटन हियर, सो आई विल नॉट गो एंटर इनटू दिस टुडे इन डिटेल। Yes, these are Bra and Ket vectors. एक ठो नाम तो सुन के आ रहे थे, केट वेक्टर्स। एक और वेक्टर यहां पर ऐड हो गया। एक फर्स्ट पॉइंट, बस एक ही पॉइंट का हमको लॉजिक समझाना है, 1 and 2। Whenever we have a set of vectors in any mathematical theory, we can always set up a second set of vectors which are generally termed as dual vectors. That is, a dual space can be associated with every vector space. For each element of the vector space, there exists one corresponding element in dual space. थोड़ा सा नया जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी मैथ्स में कभी पढ़े होंगे तो उन सब में भी यूज होता है। सपोज इन नंबर लाइन, when you study number line, suppose you study about positive numbers 1, 2, 3, 4, 5 and so on. When you study these positive numbers, isn't it that with each positive number is associated a negative number also? Which does possess some meaning. थोड़ा मैथ्स उसमें पढ़े होंगे कि हर नंबर का एक एडिटिव इनवर्स होगा, जिसके साथ उसको ऐड कर देने से 0 आ जाएगा। Even in 3 dimension also, suppose you have a point
whose coordinate is 2, 3, 4. Isn't it that in this space only, you will again have a point whose coordinate is this one? Yes, sir. So, in general, in any vector space, suppose in any vector space, you have these kids, psi1, psi2, psi3 and so on. ये सब आपके किसी वेक्टर स्पेस का वेक्टर्स है। और मान लीजिए कि A1, A2, A3 ये सब इस वेक्टर स्पेस का स्केलर्स है। एकदम घबराना मत, बहुत इजी है। वेक्टर स्पेस का एग्जांपल यूक्लिडियन स्पेस। 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस का वेक्टर्स है आई, जे और के। क्या हम यहां पर कुछ नंबर्स को भी यूज करते हैं? एकदम करते हैं भाई। 2i बनाना है, 3i बनाना है तो नंबर चाहिए। तो these are scalars and these are vectors. Similarly, in vector space, you have some scalars and some vectors. Now, associated with each vector, there exists another vector in the dual space. एक डुअल स्पेस, ये हमारा वेक्टर स्पेस हुआ और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक डुअल स्पेस। हर जो वेक्टर यहां एग्जिस्ट करता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर यहां भी होगा। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर यहां भी होगा। और क्या प्रॉपर्टी है? तो इस वेक्टर का जो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर यहां होगा, वो इसका कंजुगेट होगा। ये इसका डेफिनेशन है। इस वेक्टर का, इस स्केलर का जो कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर होगा, वो इसका कॉन्जुगेट होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा। और इस केट वेक्टर का कंजुगेट को कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, psi1। लेकिन मीनिंग यही हुआ कि ये जो हमने psi1 लिखा, दिस इज नथिंग बट psi1 कंजुगेट। ये साइन कंजुगेट को इनहेरेंट किया हुआ है। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू केट psi2, you have a vector psi2. Corresponding to psi3, you have a vector psi3. And these conjugate vectors are known as bra vectors. And these vectors are known as our Ket vectors. सुन रहा ना सब लोग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. घबराना मत, एक ही चीज 2 बार बताएंगे। हमको एकदम मालूम है कि एक एट 1 को नहीं समझ में आएगा, हम दोबारा भी बताएंगे। आप खाली फोकस बनाए रखिए कि फर्स्ट गो में हमको 50% समझ में आ जाए, 60% समझ में आ जाए, सेकेंड गो में कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो वेक्टर स्पेस में कुछ वेक्टर्स हैं, कुछ स्केलर्स हैं। इन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट क्वांटिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो डुअल स्पेस में है, वो डुअल स्पेस में है। और हर डुअल स्पेस क्या है? कंजुगेट है। याद रखना, बहुत कॉमन बात है, ये इसका कंजुगेट है ऐसा नहीं, इसका कंजुगेट भी तो ये है। सो दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है। समझ पा रहे हो? इस वेक्टर को क्या नाम दिए? Ket. बोलो। Ket vector. और इस वेक्टर को हमने क्या नाम दिया? Bra vector. दोनों का म्यूचुअल रिलेशन क्या है? कि ये जो ब्रा साई है, ये बेसिकली केट साई का क्या है? कॉन्जुगेट है। लेकिन कॉन्जुगेट साइन तो देने का दरकार नहीं है। जैसे यहां कॉन्जुगेट साइन है, उसी को समझने के लिए ये नोटेशन है। ठीक है? तो बेसिकली क्या है देखो, ये एक्चुअली क्या है, कहां से ये वर्ड कॉइन हुआ है इसको समझिए। दिस इज व्हाट वी हैव अ
ब्रैकेट, ठीक है। इसी ब्रैकेट को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, देखो इसी ब्रैकेट को दो पार्ट में डिवाइड करके लिख रहे हैं। ये हमारा इतना हिस्सा केट साई है और इतना हिस्सा हम लोगों का ब्रा साई है। दिस इज बेसिकली ब्रैकेट, उसी के लिए ब्रा वेक्टर और केट वेक्टर है। समझ आया? यस सर। ऐसा Yes, sir. नाम क्यों है, वो समझ गए? अब एक छोटा चीज, बाकी सब नेक्स्ट दिन बोलेंगे। एक छोटा सा चीज खाली बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलो। साई कंजुगेट साई साई डी टाउ डी टाउ इंटीग्रेटेड ओवर एंटायर स्पेस इज 1, ये ना। यस अब मजेदार स्टोरी, इसी इक्वेशन को डिराक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? इस वेक्टर को क्या लिखोगे? केट केट साई। और इसका कंजुगेट को क्या लिखेगा? ब्रा साई। देखो ये अपने जगह लिखाया, ये भी अपने जगह लिखाया, इक्वल टू 1। ई कंडीशन जो वेव मैकेनिक्स में ऐसे लिखते हैं वही डिराक नोटेशन में ऐसे हो गया। मच इजियर, मच इजियर, इजंट इट? ऑर्थोगोनालिटी का कंडीशन, साई 1 कंजुगेट साई 2 डी टाउ इंटीग्रेटेड ओवर एंटायर स्पेस इज 0. इसको कैसे लिखोगे? केट साई 2 और उसके साथ साई 1 कंजुगेट, कंजुगेट माने ब्रा वेक्टर, लिख दिया ब्रा वेक्टर। अच्छा, दो ठो लाइन नहीं खींचते ही नहीं कि ब्रा वेक्टर का एक लाइन और केट वेक्टर का एक ठो लाइन। ऐसे तुम लिख भी दोगे तो कोई काटेगा नहीं, ठीक ही है, लेकिन बोलता है क्या जबरदस्ती दो ठो लाइन लिखना है, किसी से काम हो जा रहा है, इज इक्वल टू 0। हम कभी कभी लिखेंगे शुरू शुरू में, जब इसका मैथमेटिक्स आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ब्रा वेक्टर को केट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं, एकदम ऐसे लिखेंगे हम। बाद में धीरे धीरे वो दो लाइन के जगह एक ही लाइन लिखना शुरू करेंगे। तो ये ऑर्थोगोनालिटी का कंडीशन इतना सिंपल दिखने लगा, नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन डिराक नोटेशन में इतना सिंपल दिखने लगा। गया नहीं सब इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन का कहानी। तो मच इजी ऑफ मैथमेटिक्स। यस बोलो, थोड़ा बहुत बात समझ आया? यहां तक आपको समझा दिया हमने, ये नोटेशन ऐसा क्यों है। बाकी अब इसका मैथमेटिक्स है, देखो इसके आगे इसमें यही सिखाया हुआ है कि कैसे करके ऐड करेंगे, कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, बस यही काम है। नहीं, ठीक है, मैंने तुम अभी मान के चलो कि उतना के बदले में ही, मैंने ये इंटीग्रेशन सब लेके, ठीक है, करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट समझने के लिए ऐसा सोचे। हम यहाँ लिखे हैं, देखो नीचे कहीं जाएंगे, यहाँ लिखे होंगे, दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनालिटी, दिस इज द कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, देखो ना, तुम इसको हम बड़ी आसानी से समझा रहे हैं, बड़ा बड़ा इजी है। हम लोग नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन में क्या बोले थे? हम लोग कैसा वेक्टर लिए हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो आई डॉट आई यूक्लिडियन स्पेस में 1 होता है कि नहीं? यस यहां सर। पर उसी को मल्टीप्लाई करने के लिए एक केट वेक्टर है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर 1 आ जाता है, इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। इस दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर आउटपुट 1 आता है, इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है?
1 है। ठीक है, एग्री? देखिए हम जो इसके पहले जो पेज आपको पढ़ा रहे थे वो हम अभी शेयर कर देंगे तुरंत। ओके, आप लोग उसको एक बार और पढ़िएगा, कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट सोने के पहले एक बार दो बार उसका पॉइंट सबको वापस पढ़ के कुछ इमेजिन करने का कोशिश करना। और ये वाला जो पेज है इसको नेक्स्ट 1-2 दिन में जब भी ऑनलाइन क्लास लेंगे वहां पे इसको शुरू करेंगे। हम यहाँ 3 ही चीज कराएंगे, आपको इसका मैथमेटिकल हैंडलिंग सिखा देंगे और इस ऑनलाइन क्लास में 8-10 तो थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन बना लेंगे ताकि तुमको प्रैक्टिस हो जाए। आज तो तुम मेरे साथ लिखा नहीं, तुमको अभी ब्रैकेट लिखने का ही आदत नहीं हुआ है, तो आपको एक आध दिन उसका हैबिट बनाना होगा लिखने का। इसके लिए आपको छोटा छोटा कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे और करा देने के बाद जब आप मैथमेटिकल हैंडलिंग से रेडी हो जाएंगे तो हम इसी नोटेशन में सेमेस्टर 5 का क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे। यस सर। सेमेस्टर 6 का, सॉरी 5 नहीं। ठीक है ना? यस ठीक है, तो हम इसको अभी शेयर कर लेंगे, इसी को पढ़िए, हम एक बार में ओवर डन नहीं करेंगे तो फिर क्लैरिटी नहीं रहेगा। और